let's go across live to the new media center in the national capital and let's witness the talkathon. नमस्कार, टॉकाथॉन के इस खास एडिशन में आपका स्वागत है। यह भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक खास उपक्रम है जिसके द्वारा आप सरकार के 3 वरिष्ठ मंत्रियों से सीधे संवाद कर सकते हैं। अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो आप भी भेज सकते हैं ट्विटर के द्वारा #AskYourGovernment @MIB_India पर। और इस संवाद का सीधा प्रसारण होगा डीडी न्यूज़ पर और यूट्यूब पर। मेरे साथ इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए हैं श्री अनिल पद्मनाभन। अनिल। Thank you, Deepshika. We have with us to take us through this edition of Talkathon 3 ministers in the Union Cabinet. We have Mr. Piyush Goyal, Union Minister for Power, Coal and Renewable Energy. Welcome. We have Mrs. Smriti Irani, the Human Resource Development Minister. Welcome, ma'am. And finally, we have Mrs. Nirmala Sitharaman, the Union Minister for Commerce and Industry. The format that we are following in this talkathon is each of you will make an opening statement. So if you can begin with you, Mr. Goyal, and then move that. Thank you, Anilji. I think it's been a year which is foundational in nature. We have been able to bring back to the country the self-confidence that we can achieve extraordinary results in this country given the strength of the power of 1 billion plus people. Worldwide and within India also, the investment appetite was lost. The confidence in our own ability was lost. And the confidence in the safety of our investment was lost. I think one large achievement that this 1 year has brought about is the fact that today the world looks at India as a safe, secure destination to come to work in, to do business with, to come as a tourist. And Prime Minister Narendra Modi has brought back to India its original confidence and glory which was there 10 years ago. The style of functioning of his government has been foundational in nature. He does not believe in the quick fix populist measures. All the work has been to create a sustainable framework which for the years and years to come and maybe generations to come will give India a foundation on which skyscrapers can be built and not just small buildings. तो मेरे हिसाब से ये 1 वर्ष को अगर देखें तो इसमें देश की आधारशिला को मजबूत किया गया है, देश में आत्मविश्वास को जागृत किया गया है और आज 1 वर्ष की उपलब्धियों को जब जोड़ें और उन उपलब्धियों को कॉन्टेक्स्ट में देखें कि इसके आधार पे आगे चल के कितना और अच्छा काम हो सकता है तो हमें संतुष्टि भी है और एक उत्साह और उमंग भी है कि आगे और बहुत काम होगा। Thank you. मुझे लगता है कि पीयूष भाई जो इस वक्त एक आधारशिला की बात कर रहे हैं, फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, वो अपने आप में कई मायनों में सही है। आज आपका ये टॉकाथॉन भी अपने आप में एक अनोखी शुरुआत है। इससे पहले भारतीय लोकतंत्र में जनता ये कहती थी कि संवाद मंत्रियों से वो भी रूबरू संभव नहीं होता और राजनेता भी मिलते हैं तो 5 बरस में एक बार। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक संवाद की प्रक्रिया जो शुरू हुई है सरकार के अंतर्गत अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का जो संवाद के माध्यम से एक प्रयास हुआ है वो अपने आप में प्रधानमंत्री की मन की बात में दिखाई देता है और आज आपके टॉकाथॉन में दिखाई देता है, जहां पे टेक्नोलॉजी के माध्यम से डीडी न्यूज़ के माध्यम से हम सीधा वार्तालाप उन लोगों से कर रहे हैं जिन्होंने इतना बड़ा हमें दायित्व भी दिया और इतना बड़ा सहयोग और आशीर्वाद दिया। तो ये पहले साल एक उपलब्धियों का साल रहा। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत को एक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बैलेंसिंग पावर के रूप में देखा जाता था। हमारा ये प्रयास था कि वो देश जो चुनौतियों से गुजर रहा था पिछले 10 सालों में, जिसके संभावनाओं पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा था, अब उस देश को एक ग्लोबल पावर की रिकग्निशन दी जा रही है। वरना ये संभव नहीं था कि यही देश जहाँ पे योगा जैसा आशीर्वाद प्रभु ने दिया उसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने सारे राष्ट्रों ने मात्र कुछ ही महीनों की मेहनत में अपना लिया हो। तो ये एक बात का प्रमाण है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अपनी एक अनोखी छाप 1 साल में छोड़ी है। अगर मैं शिक्षा की दृष्टि से इसे देखूं तो आज तक डिप्लोमेसी में या तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात होती थी या कॉमर्स की बात होती थी। प्रधानमंत्री की फॉरेन यात्रा में एजुकेशन डिप्लोमेसी भी बहुत
अहम एक भूमिका निभा चुकी है. And I have just returned from the World Education Forum. I have just returned discussing education and the integration of ICT in education. And across the world, as Piyush ji has said, there is a sense of excitement that India is not only a nation of possibilities, but India now has a leadership which will deliver on those possibilities. Thank you. I think the first major achievement of this government is to have provided 1 year of corruption-free government, not a whisper of corruption anywhere. And that was the distinctively different feature between the previous government, which had a big ticket corruption coming out every day, serialized. So to provide a corruption-free government, which is absolutely transparent in its decision making. For each one, I would just say there are several examples, but transparency, who better can prove that other than Piyush? 122 licenses which were cancelled by the Supreme Court, post that very subjective allocation which was made, and within 11 months, this government showed that just by giving out on a transparent e-auction process, you were able to bring into the exchequer such amounts which are unbelievable, in contrast to what a senior minister in UPA said, it is zero loss. So, as I said, corruption free. The second distinctive feature is a transparent decision making process through which your national interest has been put on the board. Third is, even this celebration, as you may want to call it, or this 1 year completion exercise that we are doing, is more from the point of view of being accountable. We are ready to address people. This talkathon is a major indicator of what this government is doing. It's not cutting cakes, it's not going around saying, ha, we finished 1 year. We are here to answer any question whoever wants to ask us. We are accountable to the people. So corruption free, transparent and accountable government has been brought in within a matter of 12 months. When 10 years this country was languishing for governance. So when the Prime Minister today talks of a future of P2, G2, it is proactive, people-oriented and governance, good governance government. That is what you're going to have in the next 5 years. And overall, if you look at it, as Smriti rightly pointed out, what was the image of India abroad? Today, what is it? Whether you go to the WTO or the G20, you're taken seriously. Your position is taken seriously. And you're not talking just for yourself. You're talking for the least developed countries. You're talking for all those countries which need a greater say in the international decision-making process. So I think I would put it as a year of fantastic changes, fundamental changes, changes whose fallout and the trickle effect are going to be seen in the next few years. So it's for those who have a high expectation on this government, I would still say all your expectations are being met, only it's going to be showing off a bit as time lags. Thank you, ma'am. सवालों का सिलसिला शुरू हो गया है और पहला सवाल हमारे पास आया है नरेंद्र सिंह से और ये पहला सवाल है स्मृति जी से कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप बना रही हैं, इसके बारे में आप क्या बताएंगी? मैं इतना कहना चाहूँगी कि मैं जिस संवाद का उल्लेख कर रही थी, ये शायद उसी का एक प्रतिबिंब है। आज तक की जो शिक्षा नीति हमारे देश में बनी है, उसमें मात्र कुछ चंद लोग दिल्ली में बैठकर एक डॉक्यूमेंट बनाते और वही देश की शिक्षा नीति निर्धारित करते और वही शिक्षा का बेंचमार्क फिर पूरा राष्ट्र उसे पाने का प्रयास करता। निर्मला जी ने जैसे कहा कि 10 वर्ष से ऐसा लगा मानो गवर्नेंस थमसा गया है। जहाँ तक कि शिक्षा का संदर्भ है, पिछले 20-22 साल से एक ऐसा देश जो इतनी सारी चुनौतियाँ, संभावनाओं को भी देख रहा है, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से जिस देश में बदलाव होना चाहिए था, वहाँ पर शिक्षा नीति 20-22 साल से ज्यों की त्यों थी। अब इस 1 साल में हमारा प्रयास ये रहा है कि पहली बार हम जनता से जाकर पूछें कि कैसी शिक्षा आप चाहते हैं अपने लिए या अपने परिजनों के लिए, अपने बच्चों के लिए। देश में लगभग 2,75,000 विलेज एजुकेशन काउंसिल हैं। हमने कहा कि हम सभी राज्यों की हमने मीटिंग बुलाई, सभी शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिवों से मिलकर हमने कहा कि आप इन विलेज एजुकेशन काउंसिल्स को, गवर्नेंस का एक स्ट्रक्चर है, एक अंग है, उसका इस्तेमाल कीजिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कीजिए और खुली बहस कीजिए। 33 थीम्स हमने डाली। हमने कहा आप विलेज एजुकेशन काउंसिल पर डिस्कस कीजिए, 6,600 ब्लॉक्स पर डिस्कस कीजिए, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में डिस्कस कीजिए, प्रदेशों में करिए और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर इस नीति को हम निर्धारित करेंगे।
ये दिखाता है कि ट्रांसपेरेंट एक मेथडोलॉजी शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ पर सबकी बात रखी जाए, जैसे पीयूष भाई ने कहा वन साइज फिट्स ऑल, इतने डाइवर्स देश में ये संभव नहीं है और ये न्याय भी नहीं होगा राज्यों की जो एक अपेक्षा है उसके साथ। इसलिए हमने कहा संवाद हो। हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, तो शिक्षा के क्षेत्र में न सिर्फ ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक उदाहरण है, बल्कि जनता से सीधा संपर्क कर संवाद कर कैसे नीति बनाई जाती है उसका भी एक ये उदाहरण है। तो हमने mygov.in पर 26 जनवरी को ही जनता से भी उनकी राय मांगी और मुझे आशा है कि नरेंद्र जी अपनी राय दे चुके होंगे। स्मृति जी, एक सप्लीमेंट्री मैं पूछना चाहूँगी, क्वालिटी जो है इस देश में शिक्षा की, चाहे प्राथमिक हो चाहे उच्च शिक्षा हो, इस पे हमेशा से सवाल उठते आ रहे हैं। ये नीति इस क्वालिटी का जो इशू है, उस मुद्दा है, इसको कैसे एड्रेस करें? इसमें क्वालिटी जो शिक्षा की आपका जो चिंतन है, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, इस पर चर्चा विमर्श विचार करने की भी हमने संभावना रखी है। लेकिन हमने हमारी सरकार को मात्र चर्चा तक सीमित नहीं किया। जब तक ये शिक्षा नीति बन रही है तब तक कम से कम पिछली अगस्त 2014 में हमने पढ़े भारत बड़े भारत नाम का एक प्रयास शुरू किया। हमने कहा कक्षा 1 और 2 में अर्ली रीडिंग राइटिंग और न्यूमरेसी हमें एक चुनौती लगी बच्चों के लिए। हमने एडिशनल लर्निंग और टीचिंग एड्स दिए ताकि कक्षा 1 से 2 में अर्ली रीडिंग राइटिंग और न्यूमरेसी कहीं ना कहीं आम और से बच्चे को सशक्त कर सके। हमने देखा कि साइंस और मैथ्स के प्रति लर्निंग आउटकम्स कक्षा 6 से 8 में गिर रहे हैं। इस साल हमने राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की शुरुआत की, जो स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करने का प्रयास है। लेकिन एक प्रश्न एक माँ होने के नाते मुझे भी खटकता था। हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लर्निंग आउटकम्स के आधार पर जांचे जाते हैं, लेकिन किसी पेरेंट से पूछें आप, उसको पता नहीं है कि लर्निंग आउटकम है क्या उसके बच्चे की क्लास का। हमने ये प्रयास किया है बहुत ही जल्द, हम प्रत्येक क्लास की लर्निंग आउटकम हमने निर्धारित कर दी है। हमने सभी राज्यों को सूचित किया है कि आप ये लर्निंग आउटकम पेरेंट्स तक पहुंचाएं। लेकिन हमने अपने दायित्व को भी देखते हुए we are going to use information technology and very soon on our website give learning outcomes per class so that parents can access it and know what is that outcome that their children need to aspire to. And we are also hoping that this learning outcome will be downloadable as a mobile app so that parents across the country are empowered with that knowledge. Thank you. Our next question is for Mr. Piyush Goyal. It's Ankur Dhaka. His question is, when there is enough megawatts of electricity in the central pole, why is it the states are not purchasing that? And he's added a sting, any calls from UP? So, अनिल जी, आपको ध्यान होगा आज ही के दिन 30 मई 2014 में दिल्ली में वो भयानक तूफान आया था, जिसमें दिल्ली की जनता को बहुत कठिनाई उठानी पड़ी और कई महीनों तक शायद दिल्ली में बिजली की समस्या रही। एक तरीके से कई लोगों ने, पत्रकारों ने मुझे बैप्टिज्म बाय फायर का टैग दिया था और एक तरीके से मैं समझता हूँ वो क्राइसिस अपॉर्चुनिटी बनी इस पूरे देश की बिजली की स्थिति को समझने के लिए और सुचारू ढंग से उसका समाधान करने के लिए। पिछले एक वर्ष में दिल्ली के समस्या को एक मद्देनज़र रखते कुछ मात्रा में मैं गुजरात जैसे राज्यों में, प्रगतिशील राज्यों में गया और उनके सॉल्यूशंस को समझा, उन्होंने कैसे इस विषय में तेज़ी से प्रगति की थी और एक देश भर का ढांचा बना। जो पहले भी मैंने कहा कि हम आधारशील काम कैसे उस पर फोकस करते रहे, ऐसा ढांचा बना कि हमें तकलीफ़ें 3 लेवल्स की हैं। एक थी फ्यूल की, गैस और कोल दोनों में कमी थी। दूसरी थी ट्रांसमिशन एबिलिटी, जिससे देश के हर कोने कोने तक बिजली पहुंच पाए। और तीसरी थी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बुरी हालत। इस पहले वर्ष में पहले 2 विषयों पे लगभग निरंतर काम कर करके उसको काबू में लाया गया। आज देश की स्थिति ऐसी है कि हमें तो मात्र 10 महीने मिले पिछले वर्ष, लेकिन उन 10 महीनों में, और लोग वही हैं, व्यवस्था वही है, लेकिन 10 महीनों में कोयले का उत्पादन देश में 32 मिलियन टन सिर्फ कोल इंडिया का बढ़ा। Only Coal India alone produced 32 million tons more, which is more than the cumulative growth of the earlier 4 years.
2010 से 14 में 31 मिलियन बढ़ा था 4 वर्ष में लाके, 1 वर्ष में 32 मिलियन टन बढ़ा। साथ ही साथ ओवरऑल सेक्टर देखें तो 8.5% ग्रोथ हुई, जिसके कारण जो 1 वर्ष पहले आपको याद होगा बड़े बड़े आर्टिकल्स पार्लियामेंट में रोज सवाल उठता था कि कोयले की कमी से बिजली बंद हो जाएगी लोगों के घर में, आज देश में कोई भी पावर प्लांट नहीं है जिसमें कोयले की कमी हो। साथ ही साथ बिजली के निर्माण की वृद्धि, अगर आप सिर्फ कोयले से बिजली बनने की देखें तो 12% से अधिक हुई है कोयले से। ओवरऑल पावर प्रोडक्शन इज अप 8.4%। अब इस प्रकार की वृद्धि के बाद आज देश में enough power is available to supply to any state where there is transmission ability। अब ये परिस्थिति में अब डिस्कॉम्स को कैसे सक्षम बनाना कि वो और बिजली खरीद सकें, इसमें ज़्यादा रोल डिस्कॉम्स का रहेगा, राज्य सरकारों का रहेगा। अगर राज्य सरकारें झूठे वादे करके गुमराह करती रहे जनता को और शायद वोट बटोरने के चक्कर में ऐसे कदम करे जिससे फ्री पावर और चीप पावर इज इक्वल टू नो पावर, वो इक्वेशन आ जाए तो उसमें प्रदेश की जनता सफर करेगी। पर मैं समझता हूँ अच्छी राजनीति यही रहेगी जिसमें वो ये ध्यान रखें कि कैसे ट्रांसमिशन लॉसेस कम करें, कैसे बिजली की चोरी कम करें, कैसे अपने डिस्कॉम को अच्छी तरह चलाएं, ब्याज की दर कम हो, तभी जाके इस देश की जनता को 24/7 बिजली मिलेगी। हमारी सरकार ने एकदम पक्का इरादा किया है कि हम 2019 तक हर घर को 24/7 बिजली देंगे। मैं समझता हूँ अगर राज्य सरकार एक कदम आगे बढ़े तो प्रधानमंत्री जी की सरकार 4 कदम आगे बढ़ने को तैयार है। उत्तर प्रदेश की आपने बात की, उत्तर प्रदेश के कुछ सदस्य गए थे नेताजी के पास कि हमें बिजली चाहिए, बिजली नहीं है, गाजियाबाद, नोएडा, पूरा प्रदेश सफ़र कर रहा है। तो उनको लगा पुराने ज़माने की तरह मैं बोल दूँ कोयला नहीं है, तो उन्होंने तो कह दिया कोयला नहीं है और तुरंत अपने 2 बड़े वरिष्ठ नेताओं को राज्यसभा के मेरे पास भेजा। तो मैंने पूरा डेटा उनके सामने रखा। उत्तर प्रदेश के एक भी बिजली कारखाने में आज कोयले की समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश में मैं बाहर से भी बिजली भेज सकता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार खरीदे। आपको शायद याद होगा पिछले वर्ष 1 साल पहले शायद 30 या 31 मई को भी ये विवाद खड़ा किया गया था। जब हमने खुलासा किया तो पता चला कि राज्य सरकार नहीं खरीद रही थी, केंद्र तो तैयार बैठी थी देने। आज भी परिस्थिति और सरल है, आज तो उत्तर प्रदेश में कोयला इनफ है। तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता को चिंता की जरूरत नहीं है, वो अपने राज्य सरकार के पास जाके प्रश्न पूछे कि क्यों बिजली नहीं मिल रही। So I can't resist you saying that good economics is also good politics. I think the people of India have demonstrated in the last 5 years particularly that good economics makes for good politics. They have resoundingly thrown out governments which did not perform, be it in my state of Maharashtra, be it in Haryana. Wherever governments did not perform well, they have been thrown out. और जहाँ जहाँ सरकारों ने अच्छा काम किया, चाहे वो गुजरात की सरकार हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, लोगों ने भारी बहुमत देके फिर से एक बार उन सरकारों को चुना है। तो मुझे लगता है कि अब और केंद्र में तो देखिए किस प्रकार से लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बना पाई वो सरकार जिसने जनता की सेवा नहीं की थी। तो मैं समझता हूँ ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है। जो सरकारें अच्छा काम करेंगी जनता उन पर विश्वास रखेगी, उन पर भरोसा करेगी। जो सरकारें प्रॉमिसेस और राइट्स बेस्ड रहेंगी लेकिन ऑन द ग्राउंड काम नहीं करेंगी या टेम्पररी काम करके लुभाने की कोशिश करेगी, जैसे राजस्थान की सरकार ने किया। आखिरी के 8-9 महीने में ऐसे फ्रीबीज बांटे और सोचा उसके आधार पे हम जीत के आ जाएंगे, लेकिन वहाँ पे उस सरकार को इतनी बुरी ड्रबिंग मिली और भारतीय जनता पार्टी की 160 से भी अधिक 200 में से सीटें आके जनता ने ये एक लेसन सिखाया हर एक राजनीतिज्ञ को कि आप काम अच्छा करिए और पहले दिन से आखिरी दिन तक करिए। निर्मला जी, आपके लिए सवाल है प्रशांत दीक्षित से और ये जानना चाहते हैं कि क्या आप छोटे उद्योगों के लिए कोई एक ऐसी नीति ला रहे हैं जिससे उन्हें परमिट ना लेना पड़े, परमिशन ना लेना पड़े, लाइसेंस नहीं लेना पड़े, ऐसा कोई सिंगल विंडो का कोई नीति या कोई इंतज़ाम किया जा रहा है छोटे उद्योगों के लिए? In fact, it's interesting they asked this question. Prashant ji has asked it.
the first decision from my ministry after I took over was to have a self-certification process. And that was in respect of boilers. I did write to all the chief ministers saying, ensure please that I don't want inspectors to go checking the boilers or whatever, and self-certification should be allowed. That was just the beginning. But now I can tell you that we've launched an e-BIS portal wherein nearly 15 to 18 ministries of the central government have all been interlinked. So if anyone wants to apply or register or to seek a permission kind of a thing, they would have to just fill in a single page online form, which will be applicable to all across these 18 ministries. And in this, we have also linked up with, as a pilot to start with, very many state governments, Maharashtra, Andhra Pradesh, and many other such governments which have come forward. So it is not just a policy to reduce the paperwork, the due diligence related work to an absolute minimum, as much as possible to one-page format and across ministries and linking up with states. So the process is already started, and in fact by 30th June, very many, about 98 points on which state governments have been told to reduce the paperwork. So after 30th June, I guess the ease of doing business for all companies and in particular for the small ones will fall in place. If I could just follow up, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की आपने बात की, वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में आपको लगता है कि हमने जो भी अभी तक किया है, जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, हमारी रैंकिंग में सुधार होगा? बिल्कुल होगा. And my feeling is even the way in which assessment has been done earlier, wherein only 2 cities of India were covered, now because we've opened up for the size and the diversity of this country, you need to have this kind of an assessment done across the board. I guess a larger survey sample will be picked up, and also in the process, because in the name of Make in India, we have worked with state governments, and truly to bring in ease of doing business in India, we have taken such steps which will definitely remove the monotony and the burden which was on the companies to follow. So in the true sense, if the Prime Minister did suggest that from 140 to we should come somewhere close to 50 in the next at least couple of years, I'm sure this year will see a significant change. Okay, our next question is for Mrs. Irani. This is Digant Saurabh Singh. He's asked you, is there any time-bound scheme to achieve the target of zero literacy in nation? And he's added 2 question marks for emphasis. Zero illiteracy. Sorry. Beg your pardon. I think it's a very nice question for Diganta to ask. I thank him for that, because every time there is an emphasis on ensuring that there is an incremental increase in literacy in the country. In fact, recently in Korea, the entire world met to decide on the post-2015 education agenda for the entire world. And India vociferously said that for many a times, developed nations have set benchmarks for the developing nations, and other countries have had to follow suit. And never have national priorities, resources, challenges ever been acknowledged. India said, why don't you acknowledge the power, the priorities, resources, challenges and possibilities of every nation? And the fact that education is a priority has been set by us on many a platform. What we are trying to do through our ministry under the leadership of the Prime Minister is to ensure that educational resources reaches every citizen. Before 2015, the agenda across the world was to ensure enrollment in primary education. Now, post 2015, the agenda for the entire world to follow is that of lifelong learning. And in that, I think India is making some significant changes in the coming next 6 months. To highlight a few, one of the first mega projects, which is the Prime Minister's vision, is to have a national e-library in which all the resources in all our central universities, IITs, IIMs, and NCERTs will all be pulled in, including theses of all the PhD done all across the country. We are working in conjunction with the Ministry of Culture. We are including all the data that the National Archives have, so that on one platform, the maximum educational resources can be provided free of cost to all Indian citizens. Remarkably, even SAARC nations have stepped up and asked India to share these resources for them. And we are extending that hand of help and friendship to SAARC countries. Additionally,
Till now, the government has ensured that from standard 1 to 8, education will be free for all. There was a challenge with regards to higher education. And as Deepshika said, quality education is also a challenge because people presume that free education need not translate into quality education. We are on the verge of starting an online portal called Swayam, wherein our central universities, IITs, IIMs, NITs, ICERs, IIITs, and our NIOS, which is our open school, and CBSE, they are coming together, giving from class 9 onwards to class 12 education free of cost, including degrees and diplomas and certificate courses by all these institutions, free of cost. For the first time in the history of India, such a revolutionary step is going to be taken insofar as secondary and higher education goes. We are earmarking close to 500 centers all across the country. After the citizen gets engaged with the Swayam portal, all they have to do to give their examination is go to a center near them, and for fees as little as 500 rupees, end up getting certified if they pass the examination. That is one of these fundamental steps taken so that we reach that remarkable achievement of having zero illiteracy in the country. The government is determined that resources reaches every citizen. Now we hope that the citizen steps up and takes charge and benefits from these resources which will reach their doorstep. पीयूष जी, अगला सवाल आपसे है। कर जो है सबको, कर छूट जो है सब कोई इच्छा करता है, और महेश दुआ आपसे जानना चाहते हैं कि जो लोग ग्रीन एनर्जी अपने घरों में यूज़ करते हैं, उनको करों में, इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है क्या? मैं एक से देख रहा था, मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट करो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और आपको कि जिस स्पीड पे क्वेश्चंस आ रहे हैं स्क्रीन पे, it seems to be quite a hit because they just keep coming faster than we can respond. But और प्रश्न में भी काफ़ी गहराई है, काफ़ी सोच के प्रश्न आ रहे हैं, और ये प्रश्न जब मैंने देखा तो मुझे भी थोड़ा दिमाग में आया कि शायद ये टॉकाथॉन को सजेस्ट आइडिया बन सकता है. इट्स अ गुड आइडिया एंड मुझे लगता है इस पे हम ज़रूर और विचार करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो टारगेट बनाया है कि भारत 1,75,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा इस देश में अगले 5 से 7 वर्ष में बनाएगा. अब 1,75,000 मेगावाट विश्व का सबसे बड़ा, सबसे एम्बिशियस टारगेट है, जिससे हमारी नवीकरणीय ऊर्जा 5 गुना हो जाएगा. इतने बड़े स्केल पे दुनिया ने कभी ऐसा प्रोग्राम नहीं किया है, और अभी अभी यूएन में जो सराहना हुई है भारत की इस प्रोजेक्ट के ऊपर, और सभी देश पर्टिकुलरली द वेस्टर्न वर्ल्ड जिसने कई वर्षों तक कोयले पे ही अपने आप को निर्भर रखा है, उनको भी सुन के हैरानी हुई कि बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी ज़बरदस्ती के भारत ने स्वयं होके इतना बड़ा लक्ष्य रखा है. प्रधानमंत्री जी ने देश को बताया था कि ये उनके लिए एक आर्टिकल ऑफ फेथ है. ये इसमें दृढ़ विश्वास रखते हैं कि भारत अपनी अगली पीढ़ी को साफ सुथरा देश छोड़ के जाए, दुनिया की चिंता करे. और आपको तो याद होगा जब दुनिया के बड़े बड़े लोग इनकन्वीनियंट ट्रुथ पेश कर रहे थे कि भाई क्लाइमेट चेंज इज़ अ वेरी वेरी सीरियस चैलेंज, और चाहे अच्छा ना लगे पर ये सच्चाई है, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि द रियलिटी इज हमें कुछ इस पर काम करना पड़ेगा. तो उन्होंने एक पुस्तक निकाली, कन्वीनियंट एक्शन. भाई ट्रुथ तो पता ही है, पर ट्रुथ को पता लगाने से काम नहीं होगा, उस पर कुछ एक्शन करना पड़ेगा. और उसी के तहत हम रूफटॉप सोलर, जिसका महेश जी ने जिक्र किया, इसको 40,000 मेगावाट तक देश में अगले 7 वर्षों में लगाना चाहते हैं. तो ये एक अच्छा सुझाव है कैसे बिजली के दाम कम करने के लिए और लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए कर में भी कुछ माफ़ी मिले, हो सकता है ब्याज में कुछ कंसेशन मिले. साथ ही साथ बैंकों से हमारी चर्चा चल रही है कि वो इजी लोन दें ग्रीन एनर्जी रूफटॉप पे सोलर लगाने के लिए. हो सकता है कि जब हाउसिंग लोन मिले उसके साथ ऑटोमेटिक सोलर पैनल के लिए लोन मिले. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कोड में सुधार लाया जा रहा है, जिससे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कुछ ना कुछ कंसेशन देगी डेवलपर्स को कि अगर आप बिल्डिंग को ग्रीन एनर्जी बिल्डिंग बनाए, लीड सर्टिफाइड बिल्डिंग बनाए, तो आपको एडिशनल इंसेंटिव्स मिलेंगे. हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा फ्लोर स्पेस इंडेक्स मिले,
हो सकता है कुछ टैक्स रिबेट मिले, पर साथ ही साथ वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी की भी बहुत सहानुभूति रहती है ग्रीन एनर्जी से, तो मैं ये महेश जी का आइडिया उनसे जरूर फ्लैग ऑफ करूँगा। Our next question is from Mrs. Sitaraman. It's a news bite that refuses to go away. It's Akhil Oka has asked you, ma'am, what is the exact stand of the government on allowing FDI in retail? Thank you, Akhil. One more opportunity to explain the position. One more again. FDI in retail. No, no. Can it be simpler than this, my answer? Multi-brand? That's exactly what I say. Because in single brand, it's already decided. FDI in multi-brand retail. No, no. Thank you. निर्मला जी, आपसे अगर आपने रिटेल की बात की कि उसमें एफडीआई विदेशी निवेश बिल्कुल नो है, बिल्कुल नहीं है, ई कॉमर्स जो है उसमें विदेशी निवेश को लेके आपका क्या विचार है? ई कॉमर्स के ऊपर बहुत चर्चा हो रही है। ई कॉमर्स स्टेक होल्डर्स के साथ मैंने एक मीटिंग कर चुकी हूँ और ई कॉमर्स के विषय में स्टेट गवर्नमेंट्स का भी बहुत राय है, उनसे भी चर्चा करने का आवश्यकता है, जो मैं करने वाली हूँ अगले महीने। डेट तय नहीं हुआ है। ई कॉमर्स एंड एफडीआई जब जोड़ा जाता है, मैं सिर्फ एक नोट ऑफ कॉशन बोलूँगी कि ई कॉमर्स के द्वारा एफडीआई का मल्टी ब्रांड रिटेल में ले आने के लिए पीछे के दरवाज़ा ना खोले। इट शुड नॉट बिकम अ बैकडोर एंट्री फॉर मल्टी ब्रांड retail getting FDI. So one, and e-commerce is very technology driven. It has a very big play and absolutely a lot of dynamism in that market. However, issues are several layered and they are very complicated also, because issues related to taxation in e-commerce is also coming up. E-commerce, the definition is also getting wider in scope. So I am spending quite some time on it. Sooner we'll come up with something to state our position much clearer. Thank you. स्मृति जी, आपके लिए अगला सवाल है। ये स्मृति रंजन है और ये आपसे जानना चाह रही हैं कि साइंस लैब के जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या जो प्रयोग करते हैं, वो लैब्स के अलावा कॉलेज, मतलब लैब्स जो हैं कॉलेजेस और आईआईटीज़ में आप वर्ल्ड क्लास लेवल के बनेंगे, कब तक बनेंगे, इसके बारे में आपका कोई प्लान है आपके मंत्रालय का? अपनी नेम से का प्रश्न ढंग से पढ़ पा रही हूँ, शायद स्मृति का स्मृति से ये प्रश्न है कि कॉलेज और आईआईटी छोड़ के क्या वर्ल्ड क्लास ओपन साइंस लैब एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम बनाना चाहेंगे। मैं तो सबसे पहले स्मृति को नमस्ते करना चाहूँगी। नाइस टू हैव समबडी अ नेम सेक। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान अपने आप में एक प्रयास है कि जहाँ तक साइंस लैब या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या साइंटिफिक टेम्पर की बात हो, तो वहाँ पर हम सार्वजनिक तौर पर माता पिता को भी बच्चों के साथ इन्वॉल्व करें। एक्सपेरिमेंटेशन की दुनिया में न सिर्फ लैब की व्यवस्था ऑन ग्राउंड हो, स्कूल में उसे सशक्त करें, लेकिन साथ ही वर्चुअल लैब्स जो हैं उनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें। अभी अभी मैंने चर्चा की स्वयं नाम के एक प्रयास की, जिसमें हम मूक्स के अंतर्गत उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के कई प्रयास करने वाले हैं। और मैं हाल ही में खड़गपुर में आईआईटी में ही एक मीटिंग कर चुकी हूँ। वहाँ पे जो वर्चुअल लैब्स इस्तेमाल किए जाते हैं, मैंने कहा राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष वर्चुअल लैब्स के संदर्भ में एक बैठक हो और ये वर्चुअल लैब्स फिर हमारे स्वयं के प्लेटफॉर्म पे एज एन एडिशनल एड हमारे छात्रों को उपलब्ध करवाई जाएँ। तो स्मृति जी, आपका जो सुझाव है उसे बहुत ही जल्द हम प्रयास कर रहे हैं कि वो फ्रुक्टिफाई होकर एक हकीकत बन जाए। Deepshika, the next question, I think the first we got in Hindi. I suggest you do the honors. पीयूष जी के लिए है ये सवाल, अनुपम पांडे, और ये जानना चाह रहे हैं पीयूष जी आपसे कि कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण एवं सौर ऊर्जा के विस्तार हेतु आपकी क्या योजनाएं हैं? बहुत अच्छी बात करी। और मुझे आजकल के जो युवा युवती जब क्लाइमेट चेंज की और कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते हुए प्रभाव की बात करते हैं, तो विश्वास आता है कि आगे चल के देश में इसकी और ज़्यादा केयर लेने की संभावनाएं बढ़ती हैं।
मैं समझता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस जो विश्व के सामने है, और इस पे जो चिंता है पूरा विश्व चिंता कर रहा है। भारत भी कोई पीछे नहीं है। अभी मैंने बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी जो साफ सुथरी बिजली होती है उसमें हम 5 फोल्ड इंक्रीज करने जा रहे हैं। साथ ही साथ न्यूक्लियर एनर्जी जो ऑल्सो इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रीन एनर्जी, उसमें भी प्रधानमंत्री जी के प्रोएक्टिव अप्रोच से लगभग अब फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सबका सहयोग प्राप्त होना शुरू हुआ है। इसी के साथ साथ कई स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स थे हाइड्रो के। जल ऊर्जा में भी बहुत संभावनाएं हैं और एक तरीके से सस्टेनेबल कई वर्षों तक सस्ती बिजली मिल सकती है। उसमें बहुत सारे स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स को फिर एक बार काम पे लाना, चलाना, उस पर हमने प्रयास किया है। अगले कुछ दिनों में आप एक बहुत बड़े हाइडल प्रोजेक्ट जो कई वर्षों से स्टॉल्ड है वो शुरुआत होगा, ऐसी आप खुशखबरी सुनेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स में 3-4 प्रमुख निर्णय इस सरकार ने लगभग 1-2 महीने पुरानी नई सरकार ने शुरू कर दिए थे। पहली बात तो जितने प्लांट्स 25 वर्ष से अधिक हैं उन सबको फेज आउट करना और उनको रिप्लेस करना अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल और मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले प्लांट्स द्वारा, जो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होती है उनमें, कोयले की यूटिलाइजेशन ज़्यादा एफिशिएंट होती है। साथ ही साथ कार्बन सिक्वेस्टरिंग जो कार्बन कैप्चर होता है उस पर हम रिसर्च कर रहे हैं। अभी तक विश्व में वो इकोनॉमिकली वायबल बना नहीं है, काफ़ी महंगा पड़ता है और उसका जो कार्बन कैप्चर का इक्विपमेंट है, कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन भारत एक देश ऐसा है जो उस पर बहुत चिंता करता है। अभी लंदन में कुछ 2 नौजवान IIT के इंजीनियर्स मुझे मिले पिछले हफ्ते ही, और उन्होंने भी बताया कि उन्होंने कुछ रिसर्च करके पेटेंटेड टेक्नोलॉजी कार्बन सिक्वेस्टरिंग की निर्माण की है, जिसको हम चर्चा करके भारत कैसे लाना और उस पर कैसे यहाँ पे काम करना, उस पर काम शुरू करने वाले हैं। और लास्टली जो एक सरकार की फाउंडेशनल चेंज लाने की कल्पना है, उसके लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी एफिशिएंसी पे विशेष ध्यान देते हैं। अब जब हमने सरकार बनाई तब एनर्जी कंजर्वेशन एक पीछे से डिपार्टमेंट चलता था जिसकी कोई प्राथमिकता नहीं थी देश के सामने। मुझे भी पहले 1-2 महीने तो पता ही नहीं था कि ऐसा डिपार्टमेंट मेरे अंडर है, पर जैसे ही मालूम पड़ा और उसके पोटेंशियल सामने आए, वी गॉट क्रैकिंग राइट अवे। और हमने देखा कि LED लाइट्स जो है उसमें बहुत संभावना है कि बिजली की खपत कम हो, उपभोक्ताओं का बिजली का बिल कम हो, बजाय के कुछ सब्सिडी के, बट सस्टेनेबल वे में। आप आज LED बल्ब लगाते हो 7 वॉट का, और वो एक पुराने ज़माने के इनकैंडिसेंट 80 वॉट के बल्ब या 60 वॉट के बल्ब को जब रिप्लेस करता है तो आप देखिए कितनी सेविंग की संभावना है। एक LED बल्ब हमारे घर में 125 से 150 रुपये हमारा बिल कम कर सकता है हर वर्ष। तो हमने देखा LED को क्यों ना देश भर में फैलाएं, जाल फैला दें LED का, सब स्ट्रीट लाइट्स देश भर की बदलें। तो जब सरकार में बात की तो 2 कठिनाइयाँ लगी। एक तो स्पीड का कैपेसिटी नहीं थी कि मैंने कहा इसको 3 वर्ष में पूरे देश में रोल आउट करना है, तो पहले कैपेसिटी बिल्डिंग करना, कैसे इसको इतने फास्ट ट्रैक में रोल आउट करना, लोगों को समझाना। और दूसरा चैलेंज था प्राइसिंग का। 310 रुपये में एक 7 वॉट का बल्ब खरीदती थी सरकार। लास्ट टेंडर फरवरी 2014 में हुआ था। मैंने कहा 310 रुपये में गरीब आदमी कैसे बल्ब खरीद सकता है। प्रधानमंत्री जी से बात की, उन्होंने कहा कि भाई ये तो डबल डिजिट होना चाहिए, जब तक ये 100 रुपये से कम नहीं होगा तब इस देश में LED नहीं आ पाएगी। तो फिर भी गॉट क्रैकिंग, सब मैन्युफैक्चरर्स से बात की, सब कंपनियों के प्रतिनिधियों से समझा कि उनकी कठिनाइयाँ क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का लाभ लिया, पूरा भ्रष्टाचार मुक्त एक प्रोसेस क्रिएट किया जिसमें रिवर्स ई-बिडिंग से अब LED बल्ब्स खरीदे जाए। आपको जान के खुशी होगी और आपके माध्यम से मैं आपके सभी श्रोताओं और देशवासियों को बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इसको मॉनिटर किया स्वयं, उससे जब हमने सितंबर में खरीदे बल्ब, तब ये बल्ब की कीमत 310 से 215 रुपये हो गई। संतुष्टि नहीं थी,
नवंबर में जब परचेज किया ई टेंडरिंग द्वारा, तब तक पोर्टल तैयार हो गया, तो वो 149 रुपीज़ हो गई, संतुष्टि नहीं हुई। फरवरी में जब खरीदी तब 102 रुपए की प्राइस डिस्कवर हुई, और मेरे पास अभी भी वो एसएमएस है जिसपे मेरे अधिकारियों ने माफी मांगी कि सर वी आर नॉट लिव्ड अप टू योर एक्सपेक्टेशन। वो डबल डिजिट नहीं हुआ, मैं यही कह रही हूँ। और मैं आप सबको खुशी से बताना चाहूंगा, मार्च 15 या 16 तारीख को जो ई ऑक्शन हुआ, ई बिडिंग हुई, उसमें 81 रुपीज 93 पैसा, 81 रुपए 93 पैसे पे, और अच्छी कंपनियां सीमेंस, फिलिप्स, क्रॉम्पटन ग्रीव, सूर्या रोशनी, अच्छी अच्छी बड़ी कंपनियां, और टेक्निकल स्पेक में 1 रुपए की कटौती नहीं। इनफैक्ट टेक्निकल स्पेक्स ऑफ दिस गवर्नमेंट आर टाइटर देन नेवर बिफोर, और इंटरनेशनली हमारे स्पेक्स एक्सेप्टेड है कि ये बहुत ही अच्छे स्पेक्स हैं जो BIS ने हमें मदद की बनाने में। तो इस प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी एंड एग्जिस्टिंग कोल थर्मल प्लांट्स की एफिशिएंसी सुधारना, ये 3 pronged अटैक करके मुझे पूरा विश्वास है, और आज विश्व देख रहा है भारत की तरफ कि कोई प्रेशर नहीं, पर हमारा आत्मविश्वास से और हमारे स्वयं के इनिशिएटिव से हम विश्व को एक रोल मॉडल स्टेट, एक रोल मॉडल कंट्री बनेंगे कार्बन कंट्रोल में। Thank you. The next question is for Mrs. Sitharaman from a very interesting Twitter handle called Bharatiya Marathi. So this individual, I suspect, is from Maharashtra. Asks, how do you make the Make in India will help rural India? Thank you, Bharatiya Marathi. It's a very interesting question. I've not been asked this question before. But the entire Make in India campaign it's an initiative. It's not a scheme. It's not a program which is going to be launched. But the spirit with which it is done, and the whole initiative is to change the mindset about how government is going to be helping manufacturers in India. And in this, the emphasis is on small and medium scale industries, because they are the creators of jobs. Big companies do give jobs, but smaller ones definitely have disproportionately larger number of jobs for the kind of investments they have. That's the broad answer. But the entire way in which we have a blueprint for developing India is through the corridors rather than the old-fashioned way of having a hub here, having a center there. So if corridors of either freight or industrial corridors are being built, the corridors which we've spoken about, but for the sake of Bharatiya Marathi, I would say you have your Mumbai-Delhi corridor, then from Amritsar to Kolkata corridor, then from Kolkata down to Visakhapatnam, further down to Chennai corridor, which is the East Coast corridor. Then you have the Chennai to Bengaluru corridor, which might probably go further to Tumkur, and from Bengaluru back again to Mumbai. Now these corridors are not just one track. On either side of the corridor, you're going to have a lot of activity, industrial activity, skill development activity. Smart cities are going to come across all over on these tracks, and when they are passing through so many different states, they have an impact on all the rural areas. So it's not as if you're going to confine yourself to only those urban centers which are on the way of these corridors. So everywhere along both sides of these corridors, you have small and medium industries which are going to be given priority, one. Second, the Mudra Bank idea which has come up and which the Prime Minister has given a shape is essentially for giving credit and assistance for those small traders, small businessmen who want to do something in their local area. Now if you have a fund or a bank which is going to essentially help you in getting the credit, you are promoting small and medium industries in those areas for which local area expertise prevails, demand prevails. And the third way in which I would put this is we are talking with commercial banks to ensure that credit is given for small and medium industries. Till now the approach broadly has been what the big large corporations want, a minuscule or a cameo of it will be applicable for small and medium industries. Unfortunately that's not right. The unique demands and the USP of the SMEs demand a different tailor-made solution for them in terms of credit and banking requirements. We are working with the banks and also talking with the Reserve Bank to see if SMEs can be given a different kind of approach when you're dealing with their credit and banking requirements. With these, I suppose the SMEs largely in rural areas where actual demand prevails also, and many SMEs, let me tell you, to my great surprise, when I was in Hanover, the world's biggest engineering fair, many SMEs from India,
from small two-tier cities, Aurangabad, Nashik, further down Tirupur, places like that. SMEs have come and established stalls in Hanover. The footfalls in these stalls were fantastic. There's immense scope, and these largely come from rural India. So I'm glad to say that Make in India has a very purpose-driven. If I may have Ma'am, sorry. Can I ask a follow-up question? You touched on the issue of jobs. So is there an internal assessment within government as to when this turnaround would happen? Because this is one major expectation that the Indian electorate had from your government. Absolutely. If within 11 months we were able to turn around the economy, that the FDI which is coming into this country today is at least 39% more than what had happened in the comparable period of last year. FIIs, I'm glad to say, have more than 700% growth compared to the last 12 months after this government has come in. It has increased by 800%. With your fiscal deficit well contained, we took a challenge of 4.1, and I'm grateful that the finance minister took that big challenge, and most of us were looking at the challenge and its immensity. But today we have beaten our own record, and credit goes to the finance minister that 4.1 is not what is achieved. We've reached 4 itself. So with these kind of management of your fiscal issues, your linkage with the Reserve Bank and the Reserve Bank's understanding how professionally it is taking this inflation decisions related to inflation being contained absolutely in the last 6 months, it has remained completely under control, which was not the case in the last 6 years. So with these kind of things, I think the revival of manufacturing sector in India is only a matter of time, and job creation will be seen through that. Ma'am, if I could just intervene, can Make in India really succeed with such high interest rates? Well, that is an issue on which, as I said, we are working with the government, with the Reserve Bank of India. Reserve Bank of India has successfully managed inflation in terms of looking at how inflationary control measures have been very meticulously planned. It is being a bit cautious on interest rates. Sooner, I hope, credit is available in India at an affordable rate, because internationally credit is absolutely cheap. Even if it is not cheap credit, I would strongly push for an affordable credit being available for Indian industry. Only then will revival be palpable. मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ना चाहूँगा। भारत में कई वर्षों से जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही थी, आखिर प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने जो अर्थव्यवस्था छोड़ी थी उसमें ग्रोथ की दर भी बहुत ऊंची थी, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में था, करंट अकाउंट सरप्लस था, जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स और खर्चा होता है उसके बीच में सरप्लस क्रिएट होता था हर वर्ष, और महंगाई की दर भी बहुत ही कम 4.2 पे या किस पे आ गई थी जब प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने भागदौड़ छोड़ी। इसी के कारण उनके समय में ब्याज के दर बैंक रेट 12.7% से 5 समथिंग पे आ गए थे। तो उस प्रकार की उपलब्धि प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के समय हुई थी। उसके बाद यूपीए की सरकार आई और 10 वर्षों में, शुरू के वर्षों में उन्होंने जो छोड़ के गए थे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी, उसका लाभ भी बहुत उठाया। लेकिन वो एक समय था जब सरकार ने, जैसे अच्छे समय में हम थोड़ा पैसा सेविंग्स के रूप में रख लेते हैं, वो करना चाहिए था। उसके बदले उन्होंने सरकारी तिजोरी को खोखला कर दिया, और खोखला करने के कारण गत 4-5 वर्षों से अर्थव्यवस्था बिगड़ती रही है। बिगड़ने से महंगाई बढ़ती गई, महंगाई बढ़ी तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ने लगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ा तो करंट अकाउंट डेफिसिट पे उसका इम्पैक्ट आया, बढ़ के 4 कुछ हो गया करंट अकाउंट डेफिसिट। तो यानी जितना पैसा हमें इनकम होती थी फॉरेन एक्सचेंज, उससे अधिक हम खर्चा करने लग गए। इस पूरे की वजह से अर्थव्यवस्था मानो एकदम ठप हो गई। रिजर्व बैंक का एक दायित्व रहता है कि वो जब अर्थव्यवस्था बिगड़े तो महंगाई को एकदम काबू से बाहर ना जाए, उसके लिए उन्होंने ब्याज के दर बढ़ाने शुरू किए। जब हमारी सरकार 1 वर्ष पहले आई तो ऐसी अर्थव्यवस्था में स्वाभाविक है कि ब्याज के दर भी ज़्यादा रहे होंगे, और होने ही थे। तो
लेकिन रिजर्व बैंक देखता रहता है कि क्या हो रहा है, व्हाट आर द मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, सरकार अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभा रही है, किस प्रकार से सरकार अर्थव्यवस्था को काबू में ला रही है, किस प्रकार से महंगाई को कम कर रही है। मैं समझता हूं रिजर्व बैंक भी आज संतुष्ट होगा कि 1 वर्ष के बाद इस सरकार ने महंगाई को काबू में लाया, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वो 5 कुछ से घट के आज -2%, यानी कीमतें बढ़ने के बदले घट रही हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 12 कुछ था, आज मात्र 5 कुछ, आधे से भी कम रह गया। आप फिस्कल डेफिसिट देखो, निर्मला जी ने ठीक कहा, 4.1% ऑफ जीडीपी बजटेड था, 4% अचीव किया। बहुत रेयर होता है कि फिस्कल डेफिसिट जो बजट करते हैं उससे कम अचीव करना, नॉर्मली वो एक्सीड करना है, उससे ज्यादा अचीव करना, ब्रिंग इट डाउन फर्दर। दैट्स राइट। साथ ही साथ करंट अकाउंट डेफिसिट आज मात्र 1.3% पे आ गया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने तेजी से बढ़ रहे हैं तो एक तरीके से हमारी आत्मनिर्भर होने की शक्ति भी बढ़ रही है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए और ग्रोथ की दर जब बढ़नी शुरू हो गई है तो मुझे लगता है रिजर्व बैंक ने ऑलरेडी 2 कट्स किए हैं 25-25 बेसिस पॉइंट्स के, यानी आधा प्रतिशत रेट कट किया है रिजर्व बैंक ने 2 लॉट्स में। अभी मंगलवार को एक और पॉलिसी आने की संभावना है। मैं समझता हूँ पूरा देश, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इज वेटिंग विद बेटेड ब्रेथ टू सी वेदर रिजर्व बैंक रेसिप्रोकेट्स द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड इन सब एफर्ट्स को देखते हुए मैं समझता हूँ आगे आने वाले दिनों में ब्याज के दर में भी, जैसे वाजपेयी जी के समय 12.7 से 5.5 या 6 पे आ गई थी, वैसे ही मोदी जी के अच्छे काम से और इस सरकार के फाउंडेशनल इंप्रूवमेंट्स इन द इकोनॉमी से मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में ब्याज के दर भी कम। स्मृति जी, आपसे अगला सवाल है। आपकी सरकार का 1 वर्ष पूरा हुआ है, आपका मंत्रालय पूरे वर्ष जो है बहुत विवादों में ग्रस्त रहा है, तो आपका इसके बारे में क्या मत है? ये विवाद ज़बरदस्ती के थे या इन विवादों में बहुत दूर, मतलब मुझे लगता है कि जब आप स्टेटस को चैलेंज करते हैं तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं से वो लोग जो अचानक अकाउंटेबल हो जाते हैं उनके यहाँ से कुछ स्वर गूंजेंगे ज़रूर। कहीं ना कहीं एक चुनौती उन्हें नज़र आई कि ये तो सरकार अनोखी है जो जनता से डायरेक्ट संपर्क कर रही है, ये सरकार अनोखी है जो कहती है कि आप किसी के सिफारिश पर नौकरी नहीं पाएंगे, आप नौकरी तभी पाएंगे जब आप में वो क्षमता हो कि आप सरकारी खर्च से उस पद पर आने के बाद मात्र राष्ट्रहित को अपने मन में रखेंगे। आप सरकारी संस्थान में आकर अपनी राजनीति अथवा अपना स्वार्थ नहीं टटोलेंगे बल्कि राष्ट्रहित में काम करेंगे। जब आप एजुकेशन को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि शिक्षा मात्र एक पाठशाला, एक शैक्षिक संस्थान तक सीमित नहीं है। शिक्षा देश की सभ्यता, संस्कृति और देश के भविष्य से संबंधित है। और वो लोग जो अब तक शिक्षा को एक अखाड़ा बना चुके थे अथवा शिक्षा को एक माध्यम बना चुके थे अपने प्रॉफिट के लिए, उनमें तो थोड़ी बहुत खलबली होना स्वाभाविक है। अगर एक स्ट्रेट टॉकर आ जाए और कहे कि राष्ट्र के नवनिर्माण का दायित्व हमें दिया गया था और उस नवनिर्माण के लिए अगर हम चाहें तो स्वेच्छा से ट्रांसपेरेंटली काम करें अथवा सरकार आपसे सवाल ज़रूर करे। स्मृति जी, मैं तो आपको बधाई दूंगा कि वास्तव में जिस प्रकार के एंट्रेंच्ड इंटरेस्ट थे शिक्षा के क्षेत्र में, उसको जो आपने 1 वर्ष में चैलेंज करके एक तरीके से यू हैव चेंज्ड द डिस्कोर्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट। मुझे लगता है कि एक प्रकार का एक प्रतिबंध था। शैक्षिक संस्थान ही सरकार से चर्चा करते थे। जो जनता जनार्दन है, बच्चे हैं, छात्र हैं, माता पिता हैं, उनका कोई सरोकार ही नहीं होता था। देवर एट द रिसीविंग एंड। और मैंने जब ये पदभार संभाला तो मैंने कहा कि मेरे मंत्रालय में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर छात्र होगा और सेकेंड लार्जेस्ट स्टेक होल्डर होगा वो माता या वो पिता जो दिन भर मेहनत करते हैं ताकि अपने बच्चों को अच्छी परवरिश और अच्छी शिक्षा दे सके। और अगर उसमें कोई आड़े आता है then too bad। पर आपके मंत्रालय पर ये आरोप लगा कि शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है, आरएसएस जो है वो बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है
पाठ्यक्रम को करने की कोशिश कर रहा है, इसके बारे में आप मैं इस पर वक्तव्य संसद में दे चुकी हूँ और हम सब जानते हैं संसद की अपनी गरिमा है और संसद में दिया हुआ बयान कभी मिथ्या नहीं हो सकता। और मैं बार बार तथ्यों के साथ समझा चुकी हूँ कि कैसे शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रहित को देखते हुए ही काम हो रहा है। एक छोटा सा आपको उदाहरण देती हूँ। आगामी 30 दिनों में हम कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 की सारी किताबों को ऑनलाइन और साथ ही मोबाइल ऐप पर मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। क्या ये भगवाकरण है? उसके 2 महीने बाद हम कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 के पाठ्यक्रम को, जो टीचिंग इंस्ट्रक्शन है उसकी, आज माता पिता से आप पूछिए छोटे शहरों में भी, वो कहते हैं जी बच्चा पूरा कॉन्सेप्ट क्लास में समझ नहीं पाता, वक्त ही नहीं होता, तो एक्स्ट्रा ट्यूशन्स के लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर माता पिता के पास एक ऐसा हाथ में शस्त्र आ जाए कि वो उस कॉन्सेप्ट को स्वयं समझ सकते हैं, बच्चे के पास एडिशनल टीचिंग एड्स मोबाइल पर स्वयं आ सकते हैं, तो क्या माता पिता और बच्चा, छात्र सशक्त नहीं होगा? तो छात्र को, माता पिता को सशक्त करना, उन तक साधन पहुंचाना, क्या ये भगवाकरण है? The next question is for you, Mr. Goel. It touches on something you mentioned in your opening remarks. This is from Anurag Jindal. His question is, how is the government of India working to reduce power tariffs in India? बहुत अच्छा प्रश्न है अनुराग जी का, क्योंकि वास्तव में जनता त्रस्त है बढ़ते हुए बिजली के दामों से। और अभी तक की जो कल्पना रही है, और मैं भी जब मंत्री बना तो हर एक अधिकारी आके बोलता था, सर स्टेट्स बिजली के दाम नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन लॉस उसी की वजह से हो रहा है क्योंकि वो दाम नहीं बढ़ा रहे। मेरा निरंतर ये मानना रहा है कि बिजली के दाम बढ़ाना कोई सल्यूशन नहीं है। मैं कई बार उदाहरण में कहता हूँ कि समझो मैं मोटरसाइकिल बनाऊँ और मैं मोटरसाइकिल बनाने में भ्रष्टाचार करूँ और महंगा लोहा खरीदूँ, अगर मैं कोई उसके पार्ट्स बैड क्वालिटी के खरीदूँ और करते करते मेरे यहाँ पे 10 काम करने वाले लोग होने चाहिए, उसके बदले मैं 100 लोग रखूँ, मेरी इनएफिशिएंसी से अगर मेरा प्लांट और मेरा प्रोडक्ट महंगा होगा तो अनिल जी क्या आप 2000 रुपये मुझे ज़्यादा देंगे उस मोटरसाइकिल का कंपेयर टू हीरो होंडा और बजाज, क्योंकि मैं इनएफिशिएंट हूँ? क्या मैं आपको बोल सकता हूँ भैया आप मुझे 2000 दूसरों से ज़्यादा दो, क्योंकि नहीं तो मुझे लॉस हो जाएगा? ये तो कोई जनता कभी उपभोक्ता स्वीकारेगा नहीं। तो मेरा मानना है कि आज इस देश में कई राज्य हैं जहाँ 70%, 50% ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज होते हैं, पावर थेफ्ट, चोरी होती है बिजली की। कई राज्य हैं जहाँ एनर्जी कंजर्वेशन या एफिशिएंसी पे ध्यान ही नहीं दिया गया। मैं जब मंत्री बना देखा कोयला गुजरात में पोर्ट में आता था और कोरबा तक ट्रेन से लाया जाता था, और कोरबा में माइन है जिसका कोयला गुजरात के पावर प्लांट्स को उल्टा जाता था। तो एक ही समय पे दोनों तरफ रेलगाड़ी पे कोयला जा रहा है, एक ऊपर एक नीचे, और वैसे ही रेलगाड़ी की कैपेसिटी कम है इस देश में कोयला लेके जाने की। तो हमने एक एक चीज़ को कैसे एफिशिएंसी लाएं, कैसे खर्च कम हो। मैं डिस्कॉम से आजकल बात कर रहा हूँ, हमने 30 के 30 राज्यों से चर्चा करके टीम बिठाई है विद एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड स्टेट ऑफिशियल्स, जो एक एक राज्य की एक प्लान बना रही है कैसे उस राज्य में 2019 के पहले हर घर को 24/7 बिजली मिलेगी, सस्ती बिजली मिलेगी, अच्छी बिजली मिलेगी, निरंतर मिलती रहेगी आगे भी। हर खेत को, किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलेगी जिससे पानी की और सिंचाई की तकलीफ ना हो। उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सस्ती बिजली मिले। आखिर निर्मला जी इतना प्रयास कर रही हैं कि इस देश में औद्योगिकरण बढ़े, मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हो, और एक पूरा विश्व आज इनकी तरफ देख रहा है कि इंडिया इज द अपॉर्चुनिटी, इंडिया इज द प्लेस टू डू बिजनेस। पर अगर मैं बिजली की कीमतें आसमान छुए बना दूं तो वो भी असफल हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ सब स्टेट्स के साथ चर्चा करके वी आर क्रिएटिंग रोबस्ट प्लान्स कि सस्ती बिजली कैसे पहुँचे जनता तक, उद्योग को कैसे प्रोत्साहन हो, किसानों की समस्याएं कैसे कम हो, और ये हम एफिशिएंसी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी सेविंग डिवाइसेस, सोलर पंप्स, रिन्यूएबल एनर्जी को और प्रोत्साहन देना। आखिर सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी ऑपरेटिंग कॉस्ट कुछ नहीं है, एक बार लग गई तो सालों साल जनता की सेवा करेगी। तो हमारे पूरे काम में मे बी ओवरनाइट दाम नहीं कम हो, लेकिन इतना जरूर है कि पिछले 1 वर्ष में कोयले की हमने कीमतें नहीं बढ़ाई, और जहाँ जहाँ हो सके
कीमतें कम करने के लिए जो सहयोग राज्य सरकारों को चाहिए वो हमारी तरफ से पूरा दें। मैं एक बात मैं यहाँ पे सॉरी इसका शायद प्रश्न से संबंधित नहीं, लेकिन हम तीनों का वक्तव्य जब चल रहा था तो एक बात मुझे याद आई। पिछली सरकार पर आरोप ये लगता था कि सभी मंत्रालयों के बीच में कहीं ना कहीं मतभेद की थोड़ी बहुत खबर आती है। आज का ये टॉकथॉन इस बात का भी प्रमाण है कि समन्वय कितना अच्छा है सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच में, कि पीयूष भाई कुछ बोलें और करें ताकि निर्मला जी के विभाग को और शक्ति प्रदान हो, अथवा निर्मला जी कुछ ऐसा करें ताकि पीयूष जी के विभाग में कुछ इजाफा हो टेक्नोलॉजी का कम कॉस्ट पर। तो ये भी एक हॉलमार्क रहा है इस एक साल का कि सरकारी मंत्रालयों के बीच का समन्वय। स्मृति रंजन ने एक प्रश्न पूछा था, आप ओपन वर्ल्ड क्लास लैब्स और एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान आज यहाँ नहीं है, उन्होंने ONGC के ऑयल फील्ड्स ओपन अप कर दिए हैं छात्रों के लिए। क्या आप ऑयल फील्ड पर आकर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं? छात्रों का बंच है जिनके साथ उन्होंने करार किया है। तो मुझे लगता है संवाद के साथ साथ समन्वय भी इस सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, अगर आप पिछली सरकार से कंपेयर And करें। without group of ministers, Yes. which were 32, 35, we are still having the coordination. प्रधानमंत्री जी का ये पक्का था कि हमको सबको एज एन ऑर्गेनिक एंटिटी काम करना, वी कैन नॉट वर्क इन साइलोज एनीमोर। But there is a charge which opposition has put forth of too much centralization. Is this centralization? Can there be? इनफैक्ट मेरा तो अनुभव ये है कि वो कम पूछते हैं, हम सिर्फ बोलते रहते हैं, वो हमें कुछ डायरेक्शन नहीं देते। हमारे को बोलते हैं अब आप खुले पंछी की तरह जाओ और काम करके दिखाओ। No, but you know, Let your mind my worry is centralization, decentralization are all part of your constitutional, flexibility, and the framework has a certain elasticity about it. But within the constitutional framework, unfortunately, what prevailed last time was extra constitutional authorities which were running, and we are not extra constitutional, nor is the Prime Minister extra constitutional. This is well within the framework. No, we have one extra constitutional authority, the people of India. They are very much, जनता चलाती है सरकार। they are very much constitutional They too. are very much constitutional too. and they recognize it. Like So this should be And this is perfectly. also a cabinet with a sense of humor. You can say that as well. So, अगला सवाल निर्मला जी आपके लिए है। नवनीत कुमार ये जानना चाह रहे हैं कि अक्सर जो प्रोफेसर हैं पढ़ाते हैं कॉलेजों में, उनकी ये शिकायत होती है कि हमारे यहाँ पेटेंट जो मतलब लोग अप्लाई करते हैं जो कुछ इजाद करने के बाद उसमें बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? No, he's absolutely right. Navneet Kumar, I'm grateful that you asked this question, and this is something which I'd like to take this opportunity to explain. We are spending a lot of time in very quickly bringing some changes, rapid changes in the patenting system, patent office, anything that has to go through the appellate for any appeals, and we have taken an unusual step of convincing the cabinet and making sure that we are able to recruit instantly a good team of of course that's a very specialized area. You can't recruit anybody and say he's a patent officer. You can't recruit anybody and say he'll be an examiner, and the whole process will be expedited. You need very good, well qualified and well trained people who can work as specialists, who can examine, and after examination be able to provide that patenting authority and right, for which we have gone on a very big way to recruit a large number of people, so that we get over this problem of backlogs which are pending, delays in giving the patents, and therefore that problem will be addressed sooner. In fact, we are almost through, and patent office will be a place of pride, and we recognize for better innovation in this country we need a lot more speedier and more methodically functioning office. So the manpower problem and also systematically working under a framework are all being addressed. बहुत सारे देशों से ये शिकायत आती है कि हमारे देश में जो पेटेंट रिजीम है वो उतनी उनको सिक्योरिटी, उनके लिए उनके पेटेंट्स को सुरक्षा नहीं देती है, बहुत चोरी होती है उनकी। तो इस पूरे रिजीम में आप बदलाव की कुछ ऐसी विचार है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल एक गलत फहमी दूर करना चाह रही हूँ कि चोरी होती है, हमारी ढीला है पूरा स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, ये बिल्कुल गलत प्रचार है। India has one of the most robust patenting legal framework governing your IP, intellectual property area.
The legal framework is so robust that anyone who has a proper trademark or a copyright or a patent is well protected, and that is why any company, and if at all, if it wasn't well protected and if there are issues about it, wouldn't there be n number of cases in the WIPO, in the WTO, intellectual property related cases against India? Not one, not one. And therefore, I would want to take this opportunity to say, good Deepshika ji, you asked me this question. Indian robustness in dealing with protection of patent is absolutely internationally regarded. Otherwise, of all the countries, n number of countries would have dragged us to the World Court, the WTO related court, WIPO court on this. So I want to first of all give this assurance to, through you to anyone who has this question, that India's patent regime is absolutely fine, and there is not one case pending anywhere in the international courts, one. Second, it is only because we want to promote innovation better, we want to help people patent and translate patents that they hold into commercial activities. We have gone on a very big way to have a transparent process of formulating a policy for your intellectual property. So the think tank has submitted the report, and if there is any sense that there is probably it is getting delayed, it is not getting delayed. It is in the process of interministerial consultation. Once the interministerial consultation is over and the cabinet has a look at it, the policy also will come out. मैं एक मिनट आपको थोड़ा इंटरजेक्ट करूं, मैं भी क्वेश्चंस देख रहा हूं और अभी भी लगता है वो इसी स्पीड पे आते जा रहे हैं, पर सरप्राइजिंगली किसी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में नहीं पूछा है। जबकि दो महिलाएं बैठी हैं, दोनों तरफ से गिरा हुआ हूं महिलाओं से जी। इस शो में 3 महिलाएं भी अपने आप में दर्शाता है कि, और देखिए इस कैबिनेट में सबसे ज्यादा महिला मंत्री हैं। पहले दिन से प्रधानमंत्री के कैबिनेट में वी हैड द मैक्सिमम लेडी मिनिस्टर्स इन दिस कैबिनेट, और कितने स्टेप्स लिए गए, चाहे वो दिल्ली की पुलिस में 33% आरक्षण देना महिलाओं को, चाहे वो हिम्मत जो ऐप दिल्ली में अभी लॉन्च किया और उसको अब स्केल अप करेंगे। मेरे ख्याल से ये जो जनधन योजना है, इसमें भी एक कल्पना है कि आगे चल के महिलाओं को किस प्रकार से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिले, और आई डोंट नो अभी तक जनता में ये एहसास हुआ है कि नहीं, ये एक सिंगल प्रोजेक्ट जनधन योजना, इसका जो पावर है टू ट्रांसफॉर्म इंडिया, इट इज अनइमेजिनेबल। इट्स द फाउंडेशन ऑफ द फ्यूचर ऑफ इंडिया। यू हैव कन्वर्टेड एन अनबैंक्ड नेशन इनटू अ फुल्ली कनेक्टेड नेशन। आज हर घर के पास एक खाता है, अब उस खाते में से जीवन बीमा हो सकती है, उस खाते में से एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो सकती है। हर घर के पास खाता नहीं है, हर व्यक्ति के पास खाता है। Yes, it is now. Earlier, the whole approach was reach out to a family, give at least an account. Now, the attempt is to reach out to every individual. And that is where the difference between the previous, you are absolutely right. We are trying to reach to every individual. बात जहाँ महिला सशक्तिकरण की है, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट महिला सशक्तिकरण को ये है कि एक पुरुष मंत्री महिला सशक्तिकरण की बात कर, और अगर आप वाकई में, क्योंकि ये डिस्कोर्स और एक हमारी परिचर्चा का भाग रहा है कि महिला के सशक्तिकरण की चर्चा हमेशा महिला करे तो पूर्ण समाधान नहीं मिल सकता, पुरुषों को भी उसमें भागीदार होना पड़ेगा। पीयूष भाई ने तो आज बोला ही इस विषय पे, लेकिन स्वतंत्र भारत ने कभी ये नज़ारा नहीं देखा था कि लाल किले से देश के प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण के बारे में बोले, लड़कियों के लिए टॉयलेट्स की दरकार के बारे में बोले, बच्चियों के प्रति एक साधारण से परिवार में व्यवहार की बात करें। ये कभी भी इस राष्ट्र ने देखा नहीं था। तो महिला सशक्तिकरण एक नारे तक सीमित नहीं रहा है, हाँ, नारे तक सीमित नहीं रहा है कि राष्ट्र में अब जो सबसे ऊंची पायदान पे पद पे लोग देश को समर्पित होकर सेवा दे रहे हैं, वो भी जो मूलभूत समस्याएं महिलाएं, उनके ऊपर न सिर्फ देश का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, बल्कि सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से महिला को सशक्त करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी मुझे लगता है प्रेसिडेंट ओबामा ने कमेंट किया था कि हमारी थीम इस वर्ष रिपब्लिक डे की वाज वुमेन पावर, महिलाओं की शक्ति। और मैं जोड़ूं जो इन्होंने लाल किले की बात की, अच्छा याद दिलाया। मेरी 18 वर्ष की लड़की दिल्ली आई थी जब 15 अगस्त का प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन था, देश के नागरिकों के संबोधन किया था, और वो नीचे बैठी हुई थी, सब बच्चे बैठे थे उनके साथ, वो नीचे बैठी थी। जब हम घर गए उस दिन दोपहर को,
शी वॉज सो मूव कि हमने किसी ने कल्पना नहीं की कि हमें लड़कों को शिक्षा देनी पड़ेगी, लड़कों को ये मॉरल वैल्यूज जो वास्तव में आधुनिक प्राचीन भारत में तो थे, ये शिक्षा अगर हम लड़कों को देंगे महिलाओं के प्रति उनका व्यवहार कैसा रहना है, तभी इस देश में वास्तव में महिलाओं की सुरक्षा करना है। तो इतनी सोच, जो गहरी सोच प्रधानमंत्री की है, इसको सुन के मेरी 18 साल की लड़की प्रभावित हुई थी। मुझे डायरेक्टर्स ने क्यू दिया है कि टॉकेथॉन नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है अभी ट्विटर पर, तो आप सबको बधाई, आप और सबको जो भी। मेहनत करके सवाल पूछ रहे हैं उनको भी विशेष धन्यवाद। I just wanted to actually follow up this issue of talking of gender, how this your government and cabinet has emphasized this. But at the ground level, we don't see the discourse changing. The violence against women on the streets in day-to-day life is somehow, this discourse is yet to gain traction there. So how do you as I think that one of the interventions you can make is through education. The Pradhan Mantri himself is extremely dedicated not only to the cause of Beti Bachao, but also Beti Padhao, as the new program is. And we understand that apart from social awakening, we need to give a little bit of an economic incentive so that we can propel people towards finding solutions for this particular challenge. And I think Beti Padhao in itself gives an opportunity to school management committees, which constitutionally should comprise of 75% of parents whose children go to that particular government school. And we have said that if you successfully have 100% transition of girl child from primary to secondary and secondary to higher education, then that school management committee gets a cash incentive of 5 lakh rupees, which is going beyond sloganeering and putting a cash award to ensure that in the school education system at least, we propagate not only saving the girl child but also educating the girl child. Another instance, like Piyush Bhai said, we need to reorient our boys insofar as their sanskar or their siksha. NCERT is celebrating this entire academic year as a gender sensitization year in its syllabus, in its discourse, in its deliberations with teachers. That does not seem like a gigantic Sarkari program, but fundamentally it is going down and touching on every school, every teacher, every child. Similarly, in the field of higher education, in all central universities, I have said that let the Women's Studies Center not become just another stamp of the fact, हाँ ये काम हो गया है. I said make them active. Under the UDC, we have formulated a group of very well-thinking, very well-meaning ladies from the field of academics who have been social activists also, some who are vice chancellors of women universities at the state level in Karnataka. They are coming together and proposing what all needs to be done for women in higher education now, fundamentally, administratively, even in our central universities, so that women's study centers also become the fulcrum for activating the true spirit of women empowerment. So I feel that apart from the fact that you continuously engage with people, even the fundamental thing like building a toilet for a girl in a school, whoever would have thought that the Prime Minister of the country one day would say, yes, we talk about Make in India, but I'm equally concerned about a toilet for a girl child. इनफैक्ट ये इन्होंने एक बात कही कि हम थप्पा नहीं लगाते हैं, काम हो गया, उसमें मैं थोड़ा सा जोड़ूंगा। कई बार लोग मुझे पूछते हैं, अभी आजकल हम जन कल्याण पर्व मना रहे हैं, देश भर में हम सब जा रहे हैं, कि ये शुरुआत शब्द क्यों इस्तेमाल किए, साल एक शुरुआत अनेक। और वास्तव में मेरी भी ऑपोजिशन थी, मैंने भी अपोज किया था, क्यों शुरुआत, हमने इतना काम किया, हम उसका बीन बजाएं, उसका डंका सब जगह बोले। तो प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, और इट वाज सेकेंडेड बाय आवर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, कि देखिए जिस दिन हमें समाधान हो जाएगा कि हमने बहुत काम कर लिया, उस दिन आपका काम भी नहीं होगा, आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। वी हैव टू बी इन अ स्टेट ऑफ परपेचुअल एंजाइटी टू डू मोर। हमारे ऊपर ये चैलेंज बार बार आते रहना चाहिए कि और काम करो, और बढ़ो, और ज़्यादा आगे जाना है। तो आपको तो यू हैव टू बी इन अ स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट चेंज for improvement, for betterment. The people's aspirations are huge and we want people to aspire for even more. जब तक लोगों को ये, और वास्तव में पहले तो लोगों ने एस्पायर ही करना बंद कर दिया, उम्मीद ही छोड़ दी थी।
आज ये संतुष्टि है कि लोग एक उमंग में है, एक उम्मीद में है कि आगे आने वाला भविष्य हमारा अच्छा है। देख रहे हैं किस प्रकार से भ्रष्टाचार मुक्त भारत ये सरकार देने जा रही है, देख रहे हैं महंगाई कम हो रही है, देख रहे हैं बिजली कोयला सब पर्याप्त उपलब्ध है। तो मेरे ख्याल से आज एक स्थिति ऐसी है कि समाधान भी है लेकिन चैलेंजेस आर इनॉर्मस, तो शुरुआत भी। तो आपका एक वर्ष पूरा हुआ है, अगले वर्ष के लिए आप लोगों का क्या प्लान है? ह्यूज प्लान्स मेरे लिए तो अभी 2019 इज लाइक अ बाइबल और अ कुरान और अ गीता फॉर मी। 2019 तक बिजली नहीं पहुंची तो आई वुड बी द बिगेस्ट फेलियर ऑफ दिस गवर्नमेंट। तो मुझे तो पहले डिस्कॉम्स को ठीक करना है इस वर्ष में, किस प्रकार से डिस्कॉम्स की हालत एक रोड मैप बन जाए, आगे चल के हम सस्टेनेबल वे में। वो पिछला एफआरपी प्लान नहीं जिसमें उन्होंने एक नया लोन दे दिया, टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन को लॉन्ग टर्म लोन बना के एक हेडरूम बना दिया और लोन के लिए, वो नहीं, सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर डिस्कॉम्स। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको पूरा करने के लिए देश भर में रिन्यूएबल एनर्जी लगे, उसका ट्रांसमिशन हो, ग्रीन कॉरिडोर्स लगे। और तीसरा, कोयले में देश आत्मनिर्भर बने। पूरे देश में ये जो आज 1 लाख करोड़ का कोयला इंपोर्ट होता है, कुकिंग कोल समझ सकता हूँ, लेकिन थर्मल कोल क्यों इंपोर्ट होना चाहिए? तो उसको रोक के देश सक्षम बने अपने कोयले के रिक्वायरमेंट के लिए, और हो सकता है आगे आने वाले दिनों में उसका निर्यात भी कर सके, एक्सपोर्ट भी कर सके। स्मृति जी, इस सरकार से बहुत अपेक्षाएं थी, एक हैं अभी भी है अभी भी है। जब इलेक्शन के बाद आप लोग आए थे, तो एक वर्ष के बाद क्या आपको लगता है ये सरकार उन सारी अपेक्षाओं पे खरी उतर पाई है? बहुत उत्साह था सब में, लेकिन वो उत्साह थोड़ा सा कम होता दिख रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि इस प्रकार के संवाद में इतने सारे प्रश्नों का आना अपने आप में इस बात का संकेत है कि जनता में समाधान पाने की एक उम्मीद तो है ही अभी भी, और कहीं ना कहीं सराहना भी है। जिस प्रकार से कुछ नागरिकों ने सुझाव दिए हैं, इसका मतलब उन्हें इस बात का विश्वास है कि उनकी सुझावों पर गंभीरता से बात भी होगी, और अगर निर्णय लेने की हम स्थिति में रहे तो निर्णय भी लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जनता में कहीं ना कहीं ये एक अंडरस्टैंडिंग भी है कि पिछले 10 साल देश के लिए चुनौती भरे साल रहे हैं। जनता जब वोट देती है तो जनता कभी ये नहीं सोचती कि जिस सरकार को वो लेकर आई है वो अपने आप एक चुनौती बन गई है जनता के लिए। जो हुआ था पिछली सरकार में, ये सरकार, जैसे कि पीयूष भाई ने कहा, कि सैटिस्फाइड नहीं है स्टेटस को से, चाहती है कि प्रयास निरंतर हो, समाधान निरंतर हो और सफलता भी निरंतर हो। तो मुझे नहीं लगता कि जनता अभी कहीं ना कहीं सिकुड़ गई है, सिमट गई है अपेक्षाओं की दृष्टि से। मुझे लगता है उत्साह उतना ही है, कहीं ना कहीं एक संतोष भी है जो झलकता है जनता के संवाद से। निर्मला जी, आपने कहा विदेशी निवेश बड़े ज़ोर शोर से आ रहा है देश में, लेकिन देश के भीतर जो उद्योग जगत है, इस वर्ष क्या आप उनको बोल पाएंगे या वो आप आएंगे, निवेश करेंगे, अपना हाथ बढ़ाएंगे? No, this is not just a random comment I made. Before May 2014, our campaign also highlighted the fact that not just FDIs were not coming into the country, but many Indian top corporates were moving a considerable size of their balance sheet out of India. They were taking their investments outside India. They didn't think it was possible to do business here. Core competencies which existed in many of the top corporates made them even compromise and say, we'll get out and do it somewhere else. Many of them went. Today, I will give you a statistic which you'll be happy to know, which is not even released yet, I can tell you. Nearly 86% it has dropped. In the sense, 86% out of every 186 people have stopped going out. That itself is a big change. If people who lost their confidence in their own country and were taking the investments abroad are no longer, nearly 86% have stopped going out, they are going to be here, which itself is a big change. So if FDIs are 39% more than comparable period last time, FIIs have grown more than 700% compared to the same year last time, and now I'm telling you about the Indian corporates who are no longer going out. Aren't these big changes? These are such big changes whose ripple effect will start showing sooner. So these are fundamental changes which took 10 years to reach that bottomless pit.
Today, I'm glad to say we've revived the economy, that people have hope, they're coming back, they're remaining here. And above all, if that happens here, with the kind of policy changes which are coming through, fundamental changes that are happening even with the state governments, which are all, I'm happy to say they're all cooperating with us and working together as one, group of Team India, things will find. So on that positive note and note of hope that the industry is staying back. Before you wrap up, I must say another distinct, if you do a comparison, the previous government, my recollection if it's correct or not, it celebrated its 1 year by, a dinner held, a pretty expensive one for the cabinet ministers. And this particular 1 year has been celebrated with engaging directly with the citizen. That actually shows the big difference, that we appreciate that the support that the citizen gave us, and this is an appreciation which will be shown time and again by the government. And I'm extremely grateful, especially to all the citizens who took out their time, because when we engaged in the talkathon with them, this is at the end of a productive day for citizens to possibly stay back in their offices or at home coming back from office and engage with us. Shows us that the citizen is equally committed to development in this country and is equally engaged with the government. So I'm grateful, and I'm sure on behalf of all my colleagues. Thank you so much, all of you ministers, for taking out time, and for all of you on Twitter who kept sending us questions, some of which we could not take due to paucity of time. And we come to an end of this very productive talkathon. Hope you enjoyed it thoroughly.